Hello, very good morning, and welcome to yet another session of units and dimensions. So guys, हमने लास्ट क्लास के अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूलाज देख रहे थे एंड वी हैड फिनिश्ड अप टू द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। अभी हम लोग कुछ और कांस्टेंट्स आज देखने वाले हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल की जो प्रॉपर्टीज है और वी कैन से फिजिकल क्वांटिटीज है वो स्टडी करेंगे, राइट। सो डायमेंशनल फॉर्मूलाज जिस किसी ने भी अभी तक फिनिक्स इंस्टीट्यूट एंड मुकेश दत्तवानी फिनिक्स जो हमारी दो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स है इसे सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब इट राइट नाउ। बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो गाइज आज हम लोग जो क्वांटिटीज देखने वाले हैं उसमें से जो फर्स्ट क्वांटिटी है दैट वी विल बी सीइंग टुडे इज Stephen's constant. So स्टीफन कांस्टेंट कहाँ से आया गाइस? स्टीफन कांस्टेंट आता है कि अगर आप किसी बॉडी को कुछ टेम्परेचर टी पर अगर रखते हो तो आफ्टर कुछ टाइम के बाद, जैसे एक टेम्परेचर टी पर अगर आप कुछ बॉडी को रखते हो, जैसे आपकी एक टी शर्ट है उसको आपने बाहर धूप में रख दी है, ब्लैक कलर की टी शर्ट है उसको धूप में रख दी है, तो क्या होगा वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है एंड आफ्टर अब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी आप उसको घर में वापस लेकर आते हो तो जो उसने अब्जॉर्व की है वही जो लाइट है, वही जो हीट है, नॉट लाइट, हीट एनर्जी जो है वो एमिट करता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे गाइज अलग अलग पावर का रेडिएशन जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब या तो एमिट करती है। तो वही टेम्परेचर का रिलेशन यहाँ पर दिया गया है और वो अंकल ने बोला था कि जो भी रेडिएशन यहाँ से एमिट हो रहे हैं, यहाँ से जो निकल रहे हैं, उनका जो पावर है वो है ना, उनका जो पावर है वो P इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेम्परेचर रेज टू 4। सो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं P इज इक्वल्स टू सिग्मा E A T रेज टू 4, जहाँ पर P जो है दैट इज पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर पता है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। गाइस ये सिग्मा है, दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। ये गाइस E जो है वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड MECVT। एंड गाइस A जो है वो आपका क्या है, एरिया। सो इसी इक्वेशन में से अगर हम सिग्मा की वैल्यू बाहर निकालते हैं, सिग्मा EA T रेज टू 4 में से अगर हम सिग्मा की वैल्यू को बाहर निकालते हैं, सो सिग्मा को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो सिग्मा आपको मिलेगा पावर अपॉन एरिया इंटू E इंटू T रेज टू 4, राइट। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब पावर क्या है गाइस, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू एरिया इंटू E इंटू T रेज टू 4। अब E का तो कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, यहाँ पे एनर्जी की अगर हम बात करेंगे इसे कैपिटल E तो वो आपका हो जाएगा M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो आपका क्या होगा T1, एरिया जो है वो आपका क्या होगा गाइस L2, E का तो कुछ है नहीं, टेम्परेचर रेज टू 4 तो याद रखना ये T नहीं है गाइस, दिस टेम्परेचर रेज टू 4 बोले तो थीटा रेज टू 4 या तो केल्विन रेज टू 4, जो भी लेना हम ले सकते हैं, राइट। सो दैट इज इक्वल्स टू M1 L0 T-3 थीटा -4। क्लियर गाइस? अभी इसका यही क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एक एग्जाम के अंदर, नीट एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि स्टीफन्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है। तो अभी गाइस इसको कई बार मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, तो हम इसका यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इसका यूनिट पॉइंट आउट करना चाहे तो इस यूनिट को गाइस हम ऐसे भी लिखते हैं कि एनर्जी जो है वो जूल
पर, टाइम जो है वो सेकेंड, ये एरिया है वो मीटर स्क्वायर, ये ई जो है एमिसिविटी, इसका तो कोई यूनिट है नहीं, और ये आपका केल्विन रेज़ टू 4। तो ये यूनिट आपके दिमाग में थोड़ा रह जाता है। और अगर इसके हिसाब से अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो पावर जो है वो आपका वॉट, नीचे एरिया है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, एंड थीटा रेज़ टू, या सॉरी केल्विन रेज़ टू, नॉट थीटा, केल्विन रेज़ टू -4, सिंस इट्स अ यूनिट। तो ये दोनों तरीके के यूनिट आपको पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है, वॉट वाला यूनिट। तो यू शुड नो दैट ऊपर जो है वो पावर है और पावर का यूनिट वॉट होता है। पावर को हम जूल पर सेकंड भी कहते हैं। सो इन एनी वेज द स्टीफन्स कांस्टेंट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। कई बार मैच द फॉलोइंग भी ये पूछ सकते हैं, सारे कांस्टेंट्स दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि चलो भाई मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आप बताओ कि कौन सा कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, हमारे स्टीफन्स कांस्टेंट की, राइट। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट कांस्टेंट की मैं जो बात करने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट, WEINS, वीन्स कांस्टेंट। अब कहेंगे सर ये वीन्स कांस्टेंट क्या है। तो गाइस वीन्स कांस्टेंट जो है वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टेम्परेचर के रिलेटेड ही क्वांटिटी है। तो ये कहा जाता है कि, और ये अंकल जो थे इन्होंने प्रूव किया था कि जो आग होती है, जो फायर होता है, उसके जैसे जैसे कलर्स होते हैं वैसा वैसा उसका टेम्परेचर होता है। मतलब आप कलर के हिसाब से बता सकते हो कि टेम्परेचर कौन सी वाली आग का ज़्यादा है। तो ये अंकल ने एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत सारे रीडिंग्स लिए थे और उसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट किया था, जिसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि लैम्बडा जो होता है, वेवलेंथ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या बोला था अंकल ने कि फॉर एनी फ्लेम, कोई भी फ्लेम अगर हो रही है ना, कोई भी फ्लेम अगर हो रही है, सो इसका जो ये जो रेडिएशन आ रहा है, ये फ्लेम का जो रेडिएशन आ रहा है, अगर रेड कलर की फ्रेम है तो रेड कलर वाला जो लाइट का रेडिएशन है वो, ब्लू कलर की फ्रेम है तो ब्लू कलर का जो लाइट का रेडिएशन है वो। सो अंकल ने क्या बोला था कि ये जो फ्लेम से आने वाली लाइट का जो रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या कि सर टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ इतना छोटा होगा। तो अगर हम सारे कलर्स की बात करें तो गाइस ब्लू कलर जो होता है उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। अगर हम बात करें सारे कलर्स की, वायलेट कलर का सॉरी, तो जो ब्लूइश कलर का हम देखते हैं तो ब्लूइश कलर का कुछ ऐसे ऐसे वेव्स होते हैं, है ना, और जो रेड कलर के जो गाइस वेव्स होते हैं वो थोड़े ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है, एक वेव की जो लेंथ है ये लैम्बडा रेड, और ब्लू वाले की जो वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ की लेंथ मतलब यहां से लेकर यहां तक की, ये ठीक है, ये लैम्बडा लेंथ। तो गाइज ये दोनों की जो लैम्बडा लेंथ होती है वो इसकी छोटी होती है, इसकी बड़ी होती है। तो अंकल ने बोला कि ब्लू कलर की फ्लेम जो होती है वो ज़्यादा गर्म होती है कंपेयर टू रेड कलर की फ्लेम। तो उसके हिसाब से एक ऐसे ऑप्टिकल मेजरमेंट थर्मोमीटर्स जो होते हैं, ऑप्टिकल थर्मोमीटर्स भी डेवलप किए गए जो कलर देख के बता देंगे कि आपका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो यहाँ पर वेवलेंथ is inversely proportional to temperature, तो we can write the equation as lambda is inversely proportional to 1 upon temperature. So यहाँ पर जो proportionality साइन अगर हटेगी तो एक constant गाइस मल्टीप्लाई होता है। So lambda is equals to b by t. This b is called Wien's constant. तो Wien's constant ये b है। So b is equals to गाइस क्या हो जाएगा अपना lambda into temperature। तो इसका जो यूनिट है वो क्या बनेगा अपना, चलिए बताइए। इसका यूनिट गाइस बनना है, इसका यूनिट बनना है मीटर इनटू केल्विन। एंड गाइस इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनना है दैट इज इक्वल्स टू m0 L1 T0 थीटा 1। सो L1 थीटा 1 भी हम इसे कह सकते हैं, इतना लंबा नहीं करना हो तो L1 थीटा 1 भी हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस ये जो यूनिट आपको मिला that is solely of the Wien's constant। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो it is only for Wien's constant, इसको आपको ध्यान रखना है एंड याद रखना है, ठीक है। चलिए तो ये कांस्टेंट की भी गाइस हम लोग ने यहाँ पर पूरी बात कर ली। नेक्स्ट कांस्टेंट
की तरफ हम लोग जाने से पहले, जैसे रिडबर्ग कांस्टेंट है उसको जाने से पहले हम लोग थोड़ी इलेक्ट्रिकल साइड के क्वांटिटीज है उन लोग को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल साइड की क्वांटिटीज एक बार डिफाइन हो जाती है फिर हम लोग रेडियो एक्टिविटी पे चलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल साइड, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में गाइस सबसे पहली क्वांटिटी जो आती है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है गाइस? इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका अपना जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका जो यूनिट है वो कौन सा है? एम्पियर यूनिट है वो एम्पियर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला भी m0 l0 t0 a1, ठीक है। या तो खाली a1 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। अब गाइस इसको कई क्वेश्चंस के अंदर चार्ज के फॉर्म में हम लोग कई बार डिनोट करते हैं, मतलब चार्ज के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि करंट I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज की जो यूनिट है ये, इसको हम C कहते हैं, कूलम, कैपिटल C स्टैंड्स फॉर कूलम, एंड इसकी जो यूनिट है वो तो सेकेंड है। तो एक और यूनिट जो यूज होती है दैट इज कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे कि कैसे ना कैसे करके आपको ये पूछा होता है, तो आपको ये कूलम पर सेकेंड वाली जो चीज है वो अच्छे से समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज हम लोग चार्ज के ऊपर ही जाते हैं। नेक्स्ट चार्ज, नेक्स्ट यूनिट हमारी है इलेक्ट्रिकल चार्ज। सो गाइज इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या? इट्स अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या है गाइज ये? इट्स अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मतलब कोई भी मटेरियल है उसके पास चार्ज तो होगा ही। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे जो भी सेल है कुछ भी है उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होने ही है। कितनी भी चीज़ों से हम लोग बने हुए हैं, कोई भी हम हमारे अंदर भी कार्बन है, तो कार्बन है मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके पास प्रोटॉन्स होंगे, उसके पास न्यूट्रॉन्स होंगे। तो वाटर कंटेंट हमारे अंदर H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या है ये? तो ये आपके एलिमेंट्स ही, एलिमेंट्स किससे बनते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो कोई भी बेटा प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, उसके पास हमेशा एक फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसे गाइज हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। फाइन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो करंट से रिलेट किया जाता है। I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, जो अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, चार्ज अपॉन करंट। सो चार्ज Q इज इक्वल्स टू IT, ठीक है। QIT, QIT, Q इज इक्वल्स टू IT। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो होगा आपका एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो गाइज आपका हो जाएगा m0 l0 t1 a1, या इसको आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं a1 t1, है ना। तो ये आपका हो गया क्या गाइज? इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज के बाद हम लोग आते हैं गाइज नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल यूनिट पर। जो इलेक्ट्रिकल यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो वोल्टेज। Now what is this electric potential? तो ऐसा हम कहते हैं कि वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन द सर्किट, to bring it from one point to another in the circuit. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको एकदम सिंपली डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो गाइज वर्क डन जो है वो तो हमारा एनर्जी जैसा है, चार्ज तो अभी हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज m1 l2 t minus 2 divided by what is charge? तो गाइस चार्ज इज a1 t1। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? m1 l2 t minus 3 a minus 1, है ना। सो यूनिट क्या है इसका? यूनिट इज
वोल्ट। इसका यूनिट क्या है गाइस? इट्स यूनिट इज वोल्ट। तो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम इसको क्या कह सकते हैं? जूल पर कूलम भी कह सकते हैं, ठीक है। अनदर यूनिट क्या है? सो अनदर यूनिट इज जूल पर कूलम, ठीक है। सो यहाँ पर आपको J/C भी कह सकते हैं, इट्स अ जूल पर कूलम, ठीक है गाइस। अब आपको समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ के आए हो। नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ गाइस हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है गाइस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं गाइस कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, और ओम अंकल ने कहा था कि रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का जो रेशियो है इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर V जो है पोटेंशियल जो है वो क्या था? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड I इज इक्वल्स टू Q बाई T होता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइस? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड I इज इक्वल्स टू क्या हो गया? Q बाई T। सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सर वर्क डन का तो हमें पता है m1L2T-2 होता है, और सर टाइम का जो होता है वो T1 होता है, एंड जो मेरा Q है ना, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे Q इक्वल टू सिर्फ IT लिख दे तो वो भी बेटर है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो Q इक्वल टू IT, तो IT का स्क्वायर तो एम्पियर स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे? M1L2T -4 + 1 -3A -2, है ना। तो रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया यहाँ पे डायमेंशनली? M1L2T - 3A -2, M1L2T - 3A -2। तो यहाँ पर यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसको कहते हैं ओम, ठीक है। ओमेगा इट्स अ सिंबल, इट्स अ ग्रीक लेटर, ओमेगा इज अ ग्रीक लेटर, तो इसका ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, ठीक है। इस चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कौन कौन से हो गए? सर इलेक्ट्रिक करंट अपना हो गया, इलेक्ट्रिकल साइड चार्ज हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट है गाइस कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्या है? कैपेसिटेंस। I will say sir what is capacitance? What exactly is capacitance? So capacitance क्या है गाइस कि अगर दो प्लेट्स आप लेते हो और उनको सेल से कनेक्ट करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप लोग ये सारी चीजें 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन आपको अभी भी क्योंकि MCQ सॉल्व करना है तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी फीलिंग आ जाए इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं तो सीधा फॉर्मूला लिख के हम लोग आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। तो हम अगर दो प्लेट्स लेते हैं और उसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं गाइस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होते हैं, यहाँ से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे फ्लो होता है। तो यहाँ से काफी इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बैठ जाते हैं और सामने वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के निकाल देते हैं, तो ये क्या बन जाती है? ये प्लेट पॉजिटिव बन जाती है। तो गाइस अब ये जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज आएगा, चार्ज आ गया, ये चार्ज हो गया कैपेसिटर आपका, तो इसके आजू बाजू कुछ वोल्टेज आ जाता है। जब चार्ज होता है कैपेसिटर कोई भी, तो उसके आजू बाजू क्या आ जाता है? कुछ वोल्टेज आ जाता है, और यही अगर आप वोल्टेज उसको ज्यादा देते हो तो उसके प्रोपोर्शन में चार्ज आता है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि ये चार्ज, और प्रूव किया हुआ है, चार्ज अपॉन वोल्टेज का जो रेशियो है ये इस पर्टिकुलर कैपेसिटेंस के जो सेटअप है उसके लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यही चार्ज अपॉन वोल्टेज का रेशियो को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो व्हाट एग्जैक्टली इज कैपेसिटेंस? तो दो प्लेट है, उसको अगर बैटरी से जोड़े तो उसमें कुछ चार्ज आएगा, अगर बैटरी चेंज करे, दूसरा वोल्टेज की बैटरी लगाए तो दूसरा चार्ज आएगा।
लेकिन जो चार्ज और वोल्टेज का रेशियो है वो इस कैपेसिटर प्लेट के लिए जो सेटअप है, इनका डिस्टेंस है, प्लेट का जो एरिया होगा, तो स्पेसिफिक प्लेट एरिया और प्लेट डिस्टेंस के लिए गाइस वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको एक चीज जो समझनी है वो ये समझनी है कि Q by V जो है ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, QCV है ना, QCV ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला C का क्या होगा, Q इज व्हाट, चार्ज, एंड चार्ज इज इक्वल्स टू व्हाट, Q इक्वल टू IT A1T1। तो ये आपका हो गया A1T1। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। A1T1 को डिवाइड करना है किसके साथ, वोल्ट के साथ। लेकिन वोल्ट अगेन क्या है, वोल्ट आपको अगर बाय हार्ट याद नहीं है तो कोने में जाके आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई वोल्ट क्या है। तो भाई सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वोल्ट। तो वर्क डन आपका क्या हो गया, m1L2T-2 डिवाइडेड बाय A1T1। तो कुछ नहीं करो, यहाँ पर m1L2T-2 और इसके डिवाइड वाली चीज जो है वो ऊपर चली जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू A1T1। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू m-1L-2T4A2। तो ये कैपेसिटेंस का गाइस क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसके यूनिट है, इसका यूनिट जो ऐसा यूनिट है उसको हम कहते हैं फैरेड। ऐसा यूनिट है F, इसे कहा जाता है FARAD, फैरेड। ठीक है, अंकल के नाम पर से, फैरेड अंकल के नाम से ही है। एंड इसके छोटे छोटे यूनिट्स भी है, मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड। ठीक है, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। तो गाइज यहाँ पर जो आपका कैपेसिटेंस मिला Q इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V, उसका एक और यूनिट है। Q जो है वो कूलम में नापा जाता है, V जो है वो वोल्ट में नापा जाता है। तो और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट की तरीके से भी इसे लिया जा सकता है। ओके गाइस, सो दिस इज द कैपेसिटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। अगेन आई एम सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि इसके बेस पर हम काफी और सारी चीजें अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस है। अब नेक्स्ट आता है गाइस, कैपेसिटेंस के बाद आता है नेक्स्ट इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस के बाद क्या आता है, इंडक्टेंस। ठीक है गाइस, इंडक्टेंस क्या है, तो इंडक्टेंस गाइस कुछ नहीं है, एक कॉइल को ही इंडक्टर कहते हैं। एक कॉइल को क्या कहते हैं, इंडक्टर। इस कॉइल को, कॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर, इज कॉल्ड इंडक्टर। इसको क्या कहते हैं, इंडक्टर। एंड इट्स प्रॉपर्टी, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड इंडक्टेंस। अभी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो आपका इंडक्टर है गाइस, वो इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एनर्जी को स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है, कुछ एनर्जी को स्टोर करता है। गाइस कहाँ पे करता है ये, अपनी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एनर्जी को स्टोर करता है। तो अभी हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हो रही है इसकी, उसका कुछ फॉर्मूला होगा। तो गाइस इसका जो फॉर्मूला है वो है एनर्जी E इज इक्वल्स टू 1/2 L/I², where E is energy, हाफ तो कांस्टेंट है। ये L जो है गाइस, इसको इंडक्टेंस कहते हैं, एंड जो I है वो आपका करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको L को सब्जेक्ट बनाते हैं तो L इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर, राइट। तो एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर जो है
उसको अगर हम डायमेंशनली देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका देखें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला गाइस अपना आएगा m1 L2 T-2 अपॉन एम्पियर का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू m1 L2 T-2 A-2। देख लो ध्यान से, एनर्जी अपॉन एम्पियर का स्क्वायर, सो m1 L2 T-2 A-2। इसका यूनिट क्या होगा? सो गाइस इसका यूनिट जो है वो है हेनरी। क्या यूनिट है? हेनरी। तो इसमें दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, एक इसको एज एन इंडक्टेंस भी पूछा जाता है, इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जाता है, और कई बार अगर दो कॉइल होती है तो इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहा जाता है। तो ये कितनी क्वांटिटी की यूनिट है? हेनरी। सो हेनरी इज एक्चुअली यूज्ड फॉर, हेनरी इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? खाली इंडक्टेंस पूछे उसका भी यूनिट है फॉर इंडक्टेंस। अगर आपको पूछते हैं सेल्फ इंडक्टेंस तो उसका भी यूनिट हेनरी है। अगर आपको पूछते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो इसका भी यूनिट गाइस क्या आता है? हेनरी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर तीन चीजें जस्ट अभी देखी। ठीक है, एक देखा हमने इंडक्टेंस, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ये देखा जस्ट अभी हमने, m1 L2 T-3 A-2, m1 L2 T-3 A-2। फिर हमने देखा गाइस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या था? m-1 L-2 T4 A2, m-1 L-2 T4 A2। इंडक्टर का क्या था? इंडक्टर का था m1 L2 T-2 A-2, m1 L2 T-2 A-2। अब गाइस इन तीन चीजों को, ये तीन जन को यूज करके हम लोग टाइम की यूनिट्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? टाइम की यूनिट्स, जिसे गाइस हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट्स। क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट्स। तो टाइम कांस्टेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस से मिलता है, जिसे आरसी टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस कैपेसिटर की कोई सर्किट है तो यहाँ पे आरसी टाइम कांस्टेंट आता है, जिसको हम चेक करें, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि m1 L2 T-3 A-2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ m-1 L-2 T4 A2, तो गाइज यहाँ पर नियरली सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है। m1 से m-1 कैंसिल आउट हो जाता है, L2 से L-2 कैंसिल आउट हो जाता है, A-2 से A2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो फाइनली जो हमारे पास बच रहा है वो सिर्फ बच रहा है T-3 एंड T4। तो T-3 प्लस 4 एंड दैट इज नथिंग बट T1। सो हमारे यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो टाइम कांस्टेंट का जो यूनिट है गाइज वो हमेशा टाइम जैसा ही होता है। टाइम कांस्टेंट का जो यूनिट है वो हमेशा टाइम जैसा ही होता है, राइट। तो यहाँ पर एक और टाइम कांस्टेंट की हम बात करने वाले हैं, सेकेंड, दैट इज कॉल्ड L/R टाइम कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? L/R टाइम कांस्टेंट है। सो यहाँ पर L/R, तो L क्या है आपका? m1 L2 T-2 A-2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? m1 L2 T-3 A-2। सो यहाँ पर गाइस m1 से m1 कटेगा गेले, L2 से L2 भी गेले, A-2 से A-2 भी गेले। सो फाइनली आपको जो मिल रहा है वो है T-2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू T1। सो ये L/R जो है इट इज ऑल्सो अ टाइम कांस्टेंट, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो टाइम के जैसा होता है। ठीक है, अब इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं?
तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि L/RCV, क्या पूछा था, L/RCV। तो एक यहाँ पर हम PQ ले लेते हैं, ठीक है। सो PQ प्रैक्टिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, क्वेश्चन वाज आस्क्ड, वी कैन टेक इट एज प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो L/RCV का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो किसके जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर L/R को क्या बोल सकते हो गाइज, L/R इज सेम एज टाइम, उसको मैं टाइम कह सकता हूँ। और जो CV अभी याद करो, मैंने आपको बताया था QCV, तो CV किसके जैसा है, Q जैसा, तो CV जो है वो चार्ज जैसा है Q। सो यहाँ पर ये जो है वो आपका टाइम T1 हो गया, और ये हो गया आपका गाइस A1 T1 एम्पियर इनटू टाइम। सो यहाँ पर गाइस टाइम विल बी कैंसल्ड आउट, और यहाँ पर आपको फाइनली मिल रहा है A-1। तो कई बार क्या होता है कि आप इंडक्टर की वैल्यू निकालोगे, रेजिस्टेंस की निकालोगे, कैपेसिटर की निकालोगे, वोल्टेज की निकालोगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, राइट। सो यहाँ पर अगर इतने सारा टाइम आप वेट कर रहे हो और इतनी सारी चीज़ें डाल के फिर आंसर ला रहे हो, सो एक्चुअली ये आपका लॉस है, भले आंसर आ गया बट योर टाइम विल बी लॉस्ट। तो इसी वजह से ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमेशा शॉर्टकट के तौर पे यूज़ करना है आपको, एक RC टाइम कांस्टेंट को यूज़ करना है गाइस, एंड एक L/R टाइम कांस्टेंट को यूज़ करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो यही चेक करने के लिए ही बनाया गया है कि जो RC है और L/R है, तो क्या वो आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। वो जानने के लिए ही ये क्वेश्चंस डिजाइन किए गए। अगर आपको पता है तो आप फटाफट उसको सॉल्व कर लो। चलिए गाइस, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या सिंपल व्हाट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी को एप्सिलॉन से यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। तो गाइस कभी भी अगर हम दो पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, देयर आर टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2. Let us say this is Q1 and this is Q2, which are located at some distance r in a vacuum. मीडियम क्या है, वैक्यूम, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली अगर वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो वो एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स लगता है गाइस, जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल फोर्स, जिसे हम कहते हैं कूलम्बियन फोर्स, तो ये दो नाम उसको दिए जाते हैं। तो वो उसका फॉर्मूला दिया गया था, कूलम अंकल ने कहा था व्हाट, कि भाई द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट सम डिस्टेंस आर इन एन वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. So F is equals to some constant K into Q1 Q2 upon R square. Some constant K into Q1 Q2 upon R square. So यहाँ पर F is equals to some constant K is 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square. So now that is equals to, अब यहाँ पर मुझे एप्सिलॉन नॉट को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे गाइस तो हमें क्या मिलेगा, इट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन के नीचे जीरो क्यों लगाए, नॉट क्यों लगाए, ये इसीलिए लगाए गाइस क्योंकि इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है, दिस एप्सिलॉन नॉट को हम प्यार से क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्यों कहा जाता है, इसका रीजन ये है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसके लिए कहा जाता है बिकॉज इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोले तो इट्स अ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इट्स अ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो अब इसका यूनिट हम निकालेंगे, व्हाट शुड बी द यूनिट, सो कूलम स्क्वायर होगा, ये कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। सो कूलम क्या होता है, चार्ज, चार्ज का स्क्वायर मतलब A2 T2, न्यूटन बोले तो M1 L1 T-2 एंड मीटर स्क्वायर इज L स्क्वायर। सो गाइज हम इसको एकदम सिंप्लीफाई करें, सो M-1 L-3 T4 A2, दिस इज फॉर परमिटिविटी, ठीक है। सो दिस इज अ परमिटिविटी एंड परमिटिविटी इज नथिंग बट इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम।
कोई भी मीडियम होता है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगने देती है, तो इसी वजह से हम इसको परमिटिविटी कहते हैं, इट्स रिलेटेड टू द परमिशन। ठीक है, परमिशन एक्चुअली नहीं देना, हाई परमिटिविटी होती है तो परमिट नहीं करता है, ठीक है, जो मीडियम जो होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 12th के अंदर, सो नो नीड टू वरीड अबाउट इट राइट नाउ। इसी के जैसी एक क्वांटिटी है गाइस जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब आप कहोगे सर व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? इसको कहा जाता है एप्सिलॉन आर। नाउ रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर परमिटिविटी सिंस बोथ आर परमिटिविटी, so the permittivity will be cancelled out, so यहाँ पर ये है it becomes unitless, the quantity is unitless, it is similar to the relative density जैसा ही है। ठीक है, and unitless quantities are always dimensionless, unitless quantities are always dimensionless। ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटीज हमेशा गाइस कैसी होती है? डायमेंशनलेस होती है। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को भी हमने देख लिया। नेक्स्ट जो क्वांटिटीज जो हम देखने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं बट वो है पावर के जैसा ही। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल पावर की अगर गाइस हम बात करें तो कई बार आपको ये पावर जैसा ही है बट इलेक्ट्रिकल पावर के तीन अलग अलग फॉर्मूलाज है यहाँ पे। पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर। ठीक है, कई बार ये कहीं ना कहीं आपको काम लगेंगे। अगर आपको वोल्टेज करंट का रिलेशन पावर के फॉर्म में पता है तो कई बार दो पावर को रिलेट करके कोई क्वांटिटी निकालनी होगी, वहाँ पर ये यूजफुल होंगे। बट सिंस इट्स पावर तो इसका बेसिक फॉर्मूला विल रिमेन्स द सेम, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम, एंड इट रिमेन्स द सेम, दैट इज m1 L2 t minus 2 divided by t1, and that is nothing but m1 L2 t minus 3, so it is of same as power। ठीक है, so यहाँ तक डन करते हैं। Okay, fine, and the next quantities which we'll be seeing in the next lecture is probably be the magnetic field quantities, and magnetic field quantities are also immensely asked in the questions. So see you in the next lecture. Till then, enjoy the lectures and do subscribe our YouTube channel, share with your friends, family and relatives. Thank you.